हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 11 की हमारी यात्रा चल रही है और उस पर हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम इस जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की के बारे में जानना है, तो हम पृथ्वी के बाहरी वातावरण, स्थल मंडल, जल मंडल, हमने वायुमंडल सबके बारे में जाना। लेकिन हमको उसके आंतरिक भाग के बारे में भी जानना पड़ेगा और आंतरिक भाग पे जानने के लिए हमको उसके अंदर जाना पड़ेगा। और जैसे बताया था हमने कि पृथ्वी के अंदर की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है और वहां पर इतना अंदर जाना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, सोच भी नहीं सकता। तो फिर कैसे जाने? तो दो स्रोतों की बात की थी हमने, बात की थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि हम जब आगे क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर इसको दो रूप में प्रस्तुत कर रखा, दूसरे रूप में, कि प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप इसको एक बार समझिए कि दो स्रोत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये हमने बात की थी। इस वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष स्रोत, यानी जो हमको खुद बताते हैं आकर कि भैया हमारी पृथ्वी ऐसी है, लीजिए आप जान लीजिए। तो पहला स्रोत जो है वो है धरातली चट्टान। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर धरातली चट्टान हमको कैसे बताएगी। देखिए, हम यहाँ धरातल की बात कर रहे हैं, या धरातल पर मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है, या फिर इस धरातल पर मान लीजिए यहाँ पर कोई मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो अगर यहाँ पर काली मिट्टी है ना बेटा, तो इसकी जो पेरेंटल रॉक है, मूल चट्टान है, वो नीचे भी क्या होगी? काली होगी। यहाँ पेड़ है तो नीचे भी इसी प्रकार की वनस्पति होगी। यानी धरातल पर जैसा दिख रहा है वैसी ही मूल चट्टान अंदर होगी। तो हम धरातल की जो भाग है, धरातली विन्यास है, इसका अध्ययन करके हम अंदर की चट्टानों का, अंदर के भाग का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बाहर से आपको दिख रहा है, अगर स्वस्थ है तो ये मानकर चलिए वो अंदर से भी स्वस्थ होगा, है ना, उसके अंग अच्छे ढंग से काम कर रहे होंगे। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा भी था, उसमें एक लाइन थी कि पृथ्वी का जो धरातलीय विन्यास होता है वो अंदर की भूगर्भ की पहचान होता है। तो पहला सबसे जीता जागता हमारे पास स्रोत है धरातली चट्टानें। आगे हम इसमें पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाती है और हम आराम से पृथ्वी के आंतरिक बारे में आंतरिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा खनन क्षेत्र में जो चट्टानें होती है, हम इसको लिख रहे थे खनन क्षेत्र में जो चट्टानें होती है। सर ये कैसे होती है? मैंने आपको बताया, आपको पता भी है, आप 11 के विद्यार्थी हैं, आपको पता भी है कि पृथ्वी के आप खनन करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो हम खनन अंदर करेंगे, गहराई में करेंगे। अब गहराई में जब खनन करेंगे, आप यूं मानकर चलिए आपने यहां से गहराई में खनन किया और अंदर जाकर आप यहां पर आकर कहीं पर आप यहां पर कोई खनिजों को निकालते, चट्टानों को निकालते हैं यहां पर आकर, है ना, माइनिंग करके। तो जब वहां की चट्टानों का अध्ययन करेंगे तो आपको मतलब पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी होगी ही नहीं होगी। हम धरातल पर बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर बात कर रहे हैं। हो सकता 3 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर हो, कितना हो, तो अंदर जाकर आप चट्टानों के आप जब उनके अवशेष लेकर आएंगे, उनकी मिट्टी लेकर आएंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि अंदर तापमान बढ़ रहा है क्या, घनत्व बढ़ रहा है क्या, ये सब चीजें हम जान पाएंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर ही हम दूसरा जो हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है खनन क्षेत्रीय चट्टानें, इसमें क्या काम हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो सोने की खान है वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। अब आप सोचिए, हम 6370 किलोमीटर तो जा नहीं सकते, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर गहराई पर जाके हम कुछ तो अनुमान लगा सकते हैं। वहां की चट्टानों को देखेंगे तो उनका घनत्व देखेंगे तो पता पड़ेगा भाई घनत्व ज्यादा है कम है। हम अंदर जाएंगे, तापमान बढ़ेगा तो हमको पता पड़ेगा भाई यहाँ तापमान बढ़ रहा है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी के भूगर्भ में जाते हैं ना बेटा अंदर, तो तापमान बढ़ता है और जैसे हम वायुमंडल में जाते हैं तो तापमान घटता है ना। इसके बारे में हमने बात भी की थी आपसे, समझ रहे हैं? तो पहला जो एक खनन क्षेत्र से चट्टानों की बात हुई है, तो पहली जो जानकारी हुई है दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान, जो अब तक की सर्वाधिक खनन के अंदर पहली जो चट्टान है, हम इतनी गहराई तक गए हैं। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत भी पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए भूप्रपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। खनन तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा और भी तरीका है जिसके कारण वो जो वैज्ञानिक है वो पृथ्वी के भूगर्भ में जा रहे हैं और अंदर की जानकारी ले रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे जा रहे हैं? खनन तो कर ही रहे हैं, तो खनन के अलावा क्या है? देखिए, आप थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा वो खनन के अलावा क्या है। खनन के अंदर आप देखिए, आप ये मानकर चलिए कि जैसे ये एक सतह है, ये हमारी आप आगे पढ़ेंगे पृथ्वी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ेंगे तो मेंटल है। यहां पर ये मानकर चलिए कि यहां पर ये धरातल है, महाद्वीपीय क्रस्ट है और अंदर आके यहां पर पानी है। तो पानी किस प्रकार से है? जैसे आप यूं मानकर चलिए यहां पर पानी भरा हुआ है आपके पास में, तो ये तो हो गया आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट, ठीक है, और ये हो गई आपकी महासागरीय, क्योंकि पानी भी तो कहीं पर ठहरा होगा भाई, पानी भी तो कहीं पर रुका होगा, तो पानी यहां पर है। तो आप देखेंगे कि ये जो मोटाई है महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है, जबकि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है।
तो अच्छा तरीका क्या है, अगर पृथ्वी के भूगर्भ में जानना है तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों नहीं हम महासागर के अंदर खुदाई कर दें, क्योंकि यहां पर तो आपको इतना गहरा जाना पड़ेगा, यहां पर इतना तो पहले से गहरा है, तो हमको थोड़ा सा गहरा जाना पड़ेगा, हम पृथ्वी के अंदर और ज्यादा रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो इन्होंने दूसरा जो काम किया, मैं बोल रहा हूं खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों नहीं हम महासागर के गर्भ में जाएं, और यहां पर इन्होंने दो काम किया। गहरे समुद्र में प्रवेधन, प्रवेधन का मतलब होता है ड्रिलिंग, प्रवेधन का मतलब होता है ड्रिलिंग करना, यानी आप ड्रिलिंग मशीन के द्वारा खुदाई करना। परियोजना एवं समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, सभी ने मिलकर, जैसे एक बड़े समूह के बड़े केंद्र के अंदर हम सब मिलकर एक क्षेत्र को चुनते हैं, वहां पर हम गहराई से खुदाई करते हैं, तो ये कार्यक्रम किया गया। और आज तक का संसार का सबसे ज्यादा जो गहरा प्रवेधन या ड्रिलिंग की गई है वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में की गई है। कितनी? 12 किलोमीटर की गई है। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। देखो आप उसको यहां पे समझिए, चित्र के माध्यम से समझिए। पहला तो प्रत्यक्ष स्रोत में मैंने आपको बताया था, ये एक तरीके से ये आपकी दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान है ना, और सबसे प्रसिद्ध खान है सोने की खान, यहां की बात हो रही है। अब आप देखिए यहां पर ये हो रही है हमारे समुद्र की ड्रिलिंग। अब समुद्र की ड्रिलिंग के अंदर देखिए, विश्व का सबसे जो गहरा भाग है समुद्र में वो मैरियाना ट्रेंच है। कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। वो कितना है? वो आपके प्रशांत महासागर में, ये देखिए विश्व का, मछलियां भी दिख रही है आपको, सर्वाधिक गहरा है। इसी के पैरेलल कोला क्षेत्र के अंदर भी गहराई की गई है, और ये तो केवल 11,000 किलोमीटर के करीब है बेटा, हम 12,000 किलोमीटर, लेकिन उससे भी ज्यादा हमने खुदाई करी है। इसके पैरेलल देखिए आप, यहां तक खुदाई हम कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रत्यक्ष स्रोत था, धरातल चट्टान पहला स्रोत था, आपने पढ़ा। दूसरा स्रोत क्या था आपके पास में? आपके पास में खनन के द्वारा चट्टानें थी। और तीसरा हम कर रहे हैं राइजिंग ड्रिलिंग, यानी जो भी हम महासागरों में ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके द्वारा हमको पता पड़ रहा है कि अंदर तापमान कैसा है, अंदर की मिट्टी कैसी है, अंदर की चट्टानें कैसी है। समझ रहे हैं आप? तो ये प्रत्यक्ष स्रोत है जो जीता जागता हमको बता रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, आप यहां पर देखेंगे, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई गुफा के अंदर जो गहराई में खुदाई हुई है वो फ्रांस में हुई है ना, 5,000 के करीब फीट की करीब हुई है, जहां पर पानी भर जाता है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा गहराई जो खुदाई समुद्र में हुई है वो कोला के अंदर हुई है, जो यूएसएसआर ने कराई है, रशिया ने कराई है। देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा गहरी खुदाई है ना, तो ये माइंस में साउथ अफ्रीका के अंदर हुई है, माइंस में साउथ अफ्रीका के अंदर हुई है। यहाँ पर केव के अंदर कहां हुई है? फ्रांस में हुई है। कुछ आंकड़े हैं, किताब में नहीं है आपके, लेकिन आप समझ सकते हैं इसके अंदर। अब आगे आप देखिए, अगला जो है प्रत्यक्ष स्रोत का कारण है वो ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार कैसे देख रहे हैं आप? देखो कितना विस्फोट हो रहा है, अंदर से पदार्थ निकल रहा है। तो ये हमका धरातल है हमारा, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, मकान है, हम भी यहाँ पर रह रहे हैं आराम से। अब ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है? जब बाहर कोई पदार्थ आता है, वो लावा होता है, गर्म लावा होता है, तो हम सोचते हैं कि अंदर क्या तरल पदार्थ है क्या, अंदर की परतें तरल है क्या, लिक्विड अवस्था में है क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा। क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे ये ऊपर का धरातल है वो क्रस्ट है, और नीचे मेंटल का भाग है जो दुर्बलता मंडल होता है। ये अर्ध तरल अवस्था में होता है। ऊपर से इतना दबाव रहता है बेटा, इतना प्रेशर रहता है कि चट्टानें पिघली अवस्था में नहीं रह सकती है, चट्टानें ठोस अवस्था में रहती है ना। अब होता क्या है, कहीं पर भी अगर दबाव हट जाता है, ऊपर से प्रेशर हट जाता है, आप ये मानकर चलिए कि जैसे पानी का पाइप है, आप ये मानकर चलिए पानी के पाइप में से आप यहां से पानी निकल रहा है, लेकिन आप कहीं पर भी होल्ड कर दीजिए तो पानी वहां से निकलने लग जाएगा, नहीं निकलने लग जाएगा? निकलेगा ना। तो उसी प्रकार ही ये क्या हो रहा है कि यहां से जो आपका अर्ध तरल अवस्था में है, मैग्मा चैम्बर मान लीजिए आप, यहां से पदार्थ ऊपर निकल नहीं पा रहा है, लेकिन दबाव हटता है तो ये ऊपर भागता है। कहां से? ऊपर भागता है ज्वालामुखी नली से, और यहां पर क्या कर देता है? विस्फोट कर देता है, यहां पर लावा को लाकर बिखेर देता है। तो आप क्या समझ रहे हैं आप इसमें? ये खुद आया है और बाहर आकर बताया कि देखिए हम पृथ्वी की चट्टानें ऐसी है, धूल है, राख है, और हमारा अध्ययन कर लीजिए। मैं चीजें और बता दूं आपको, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। जहां से मैग्मा चेंबर से ये यहां से लावा निकलता है, भूकंप यहां पर आता है, तो ये भूकंप के द्वारा या ज्वालामुखी के द्वारा भी ये चीजें बाहर आती हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये आपकी क्या चीजें हैं? ये सब चीजें हैं आपकी वह पदार्थ है पृथ्वी का भूगर्भ में जो शायद कभी बाहर नहीं आता। वो लावा है, वो चट्टानें पिघली अवस्था में जो बाहर नहीं आती। अंदर तो मैग्मा रहता है, बाहर आके लावा बनता है, लेकिन वो बाहर आकर हमको प्रत्यक्ष रूप में बता रही है कि जी हमको पढ़ लीजिए, वैज्ञानिकों के लिए बता रही है कि भाई मेरा अध्ययन कर लीजिए। तो जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो यह प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के लिए एक अध्ययन का बड़ा केंद्र बिंदु रहता है। तो आपने पढ़ा कि प्रत्यक्ष स्रोत
में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं सर। आपने 3 चीजें पढ़ाई है, हमको बिल्कुल याद हो गई है कि पहले चट्टानें हमको जो बाहर दिख रही है ना वो है। दूसरा, खनन से हमने जो खुदाई से चट्टान निकाली उसको हम पढ़ के कर सकते हैं। तीसरा, हमारे पास में जो आया समुद्री, जो आप खनन करेंगे, समुद्री प्रवेधन करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे उसके द्वारा, वो उसी में आ जाएगा, खनन में आ जाएगा। और एक आएगा ज्वालामुखी उद्गार आ जाएगा। तो ये आपका प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में आ गया। मैं आपको एक बात और बता रहा था कि आगे जो क्लासेज, अपर क्लासेज है, वहां पर इसका एक अलग से क्लासिफिकेशन दे रखा है। वो क्या दे रखा है, देखिए आप, कि भूगर्भ की जानकारी है, इसको देखिए आप, कि भूगर्भ की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। तो इन्होंने क्या कर रखा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो हमारे एनसीईआरटी में बता रखा है, लेकिन वो भी अगर आए तो याद रहना चाहिए। एक तो कर रखा है प्राकृतिक स्रोत, एक कर रखा है अप्राकृतिक स्रोत, और तीसरा कर रखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य। अब आप बोलेंगे सर प्राकृतिक में कौन है? प्राकृतिक में जो प्रकृति से आ रहा है, यानी ज्वालामुखी उद्गार, वो यहां पर आ जाएगा, और भूकंप आ जाएगा, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अप्राकृतिक में इन्होंने बताया कि तापमान है, दबाव है और घनत्व है, ये अप्राकृतिक हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि वो वही चीजें हैं। आप तापमान, दबाव, घनत्व को अप्रत्यक्ष में पढ़ेंगे, आप ज्वालामुखी को किस में पढ़ रहे हैं? प्रत्यक्ष में पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे जब अपर क्लास में जाएंगे, आपको क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा भूमि की भूगर्भ की जानकारी का प्राकृतिक स्रोत है, और ऑप्शन दे दिया तापमान, दबाव, घनत्व या ज्वालामुखी, तो आपको ज्वालामुखी करना पड़ेगा। तो ये आप जब सविंदर सिंह की बुक पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, एक तरीके से मान के चलिए कि भौतिक भूगोल की एक तरीके से गीता है ना, उसकी आत्मा है, उसको पढ़ेंगे तो वहां पर भूगर्भ जानकारी के स्रोत के 3 स्रोत बता रखे हैं, प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत और पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधित साक्ष्य। चीजें वही हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑप्शन आ जाए तो यहां पर। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एनसीईआरटी के अंदर, वो भी चीजें ऐसी हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो आप प्रत्यक्ष स्रोत को पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया सर, पहले धरातल चट्टानें जो हमको बाहर से दिख रही है, फिर हमको माइनिंग करेंगे, चट्टानें लेकर आएंगे, और ज्यादा माइनिंग करेंगे, समुद्र के अंदर जाएंगे जो पहले से खुदाई हो रही है, और हम ज्यादा खुदाई कर लेंगे। तीसरा ज्वालामुखी उद्गार है, जिससे हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम अप्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी हमको कैसे मिल सकती है। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं इसी प्यार और इसी स्नेह के साथ में। आप बस अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।